तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं AUB। इसको हम लोग AUB भी बोलते हैं। AUB इन द सेंस अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो बेसिकली जो अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होता क्या है कि जो हम लोग ने एक क्या है, एक बेसिकली अभी ये न्यू आया, इसका ये न्यू वर्जन है। ये न्यू वर्जन है। किसका न्यू वर्जन है? बेसिकली जो हम लोग पढ़ते थे हाइपोमेनोरिया पढ़ते थे हम लोग, या फिर हम लोग ओलिगोमेनोरिया पढ़ते थे, ओलिगोमेनोरिया, या फिर हम लोग ओलिगोमेनोरिया, या फिर मेनोरेजिया, या फिर या फिर हम लोग जो पढ़ते थे मेट्रोरेजिया। तो बेसिकली ये हम लोग को अलग अलग टर्म हम लोग को देने रहते थे, अलग अलग टर्म हम लोग को देने पड़ते थे। तो बेसिकली ये अलग अलग टर्म हम लोग जो देना पड़ता था, उसकी वजह से हम लोग ने क्या किया कि ये जो पहले के टर्म थे जो ट्रेडिशनल, पर ये अब ट्रेडिशनल हो चुका है, पर अब इसी को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया। इसको बार बार इस अलग अलग ना बोल के एक ही टर्म दे देते हैं हम लोग, एब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो बेसिकली जो एब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है, अगर इसका डिफिनेशन बताऊं तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो जो एब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग का डिफिनेशन होता है, बेसिकली वो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग abnormal in regularity, volume, frequency, duration in absence of pregnancy। तो अगर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो उसकी जो है रेगुलर ना हो, मतलब इरेगुलर हो, उसके वॉल्यूम जो है कम या बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सही नहीं है, या फिर जो उसका ड्यूरेशन है ज़्यादा ड्यूरेशन का है, कम ड्यूरेशन का है, और अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में उसके रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और उसके बाद ड्यूरेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो बेसिकली जैसे हम लोग को पता होता है, जैसे नॉर्मल मेंसेस का जो डे होता है कितना होता है, बेसिकली जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि पहले 3 से लेके 5 तक था, पहले 3 से लेके 5 तक इसका नॉर्मल मेंसेस का डे होता था, पर अब 4 से लेके 8 कर दिया है। अब जैसे हम लोग को पता है जो नॉर्मल वॉल्यूम होता था मेंसेस के टाइम में जो ब्लीडिंग होती थी, वो 30 से 50 ml हम लोग नॉर्मल मानते थे, 30 से 50 ml नॉर्मल मानते थे अब नॉर्मल ब्लीडिंग अगर इतना हो। अब सपोज क्या होता है कि पहले क्या था 80 ml से अगर 80 ml से ज़्यादा था उसको हम लोग मेनोरेजिया कर देते थे, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग। पर अगर अब 100 ml से ज़्यादा तो हम लोग उसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं न्यू वर्जन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और सपोज क्या था पहली बार इरेगुलर में भी हम लोग इसको देखते हैं कि पहले क्या था कि किसी का अभी हम लोग इसमें ये देख रहे हैं, तो ये हम लोग ने देख लिया, तो वॉल्यूम हम लोग ने देख लिया। तो अभी देखो इसका मैं बताता हूँ थोड़ा सा, अभी इसके टाइप होते हैं थोड़े से, अभी हम लोग थोड़ा टाइप देखते हैं इसके। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। तो जिसको ये सब प्रॉब्लम जो है ना 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, मतलब उसके जो ब्लीडिंग है उसमें इरेगुलरिटी है, फ्रीक्वेंसी में उसके दिक्कत है, उसके वॉल्यूम जो है कम या ज़्यादा है उसका वॉल्यूम, या फिर जो उसका ब्लीडिंग है जो इसका डे है ड्यूरेशन है वो कम या ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रोनिक में। और यही अगर यही जो है एक्यूट, मतलब लेस देन 1 मंथ में, तो उसको हम लोग एक्यूट मान लेते हैं। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं गाइडलाइन में, किसको देखो। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे हम लोग को पता होता है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम लोग को पता होता है कि पहले हम लोग जो 21 से लेके 35 तक बोलते थे कि जो साइकिल होती थी 21 से 35 डे की साइकिल को हम लोग नॉर्मल मानते थे। और इससे ज़्यादा होता था तो पोलीमोनोरिया बोल देते थे, 35 से ज़्यादा होता था तो पोलीमोनोरिया बोल देते थे, और 21 से कम हो जाता था तो हाइपोमोनोरिया बोल देते थे। पर अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल होती है अब 21 से 35 नहीं रह गई। अभी इसका जो करेक्शन है, अभी न्यू गाइडलाइन है उसमें 24 to 38 डे होता है। तो अगर एबनॉर्मल कम होगा जब 24 से ड्यूरेशन ऑफ साइकिल 24 से कम हो, 24 डे से कम हो, या फिर 38 से जो है ग्रेटर हो।
तो हम लोग ओल्ड टर्म में अगर इसी को पोलीमेनोरिया बोलते थे और इसको ग्रेटर दैन 30 है इसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब जो मेंसेस से वो लेट आना। पोलीमेनोरिया जो मतलब होता है मेंसेस जो है जल्दी जल्दी आना, तो इसको हम लोग एक भाषा बोलते थे। पर अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अलग टर्म देते हैं। इसी पोलीमेनोरिया को हम लोग अब बोल दिया है फ्रीक्वेंट साइकिल इन द सेंस कि साइकिल अभी जल्दी जल्दी आ रही है, तो पोलीमेनोरिया ना बोल के हम लोग उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट साइकिल, और ओलिगोमेनोरिया ना बोल के हम लोग उसको बोलते हैं इनफ्रीक्वेंट साइकिल। मतलब जो इनफ्रीक्वेंट साइकिल मतलब साइकिल लेट से आ रही है। तो पोलीमेनोरिया को रिप्लेस कर दिया गया इनफ्रीक्वेंट साइकिल से, फ्रीक्वेंट साइकिल से, और ओलिगोमेनोरिया को रिप्लेस कर दिया गया इनफ्रीक्वेंट साइकिल से। अब जो रेगुलरिटी, अब बेसिकली रेगुलरिटी क्या होती है, सपोज क्या रेगुलरिटी का मतलब जैसे मैं बताऊं तो क्या होता है, रेगुलरिटी का मतलब थोड़ा यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो रेगुलरिटी मतलब क्या होता है, सपोज किसी को लेडी को मेंसेस आ जाए, सपोज आज की तारीख कितनी है, सपोज 70 दिसंबर को एक लेडी को आज मेंसेस आए सपोज। अब दूसरा क्या होता है कि अगर उसका मेंसेस जो अगला वाला मेंसेस है उसमें 2 से लेके 20 दिन का डिफरेंट आ रहा है तो हम लोग नॉर्मल है। मतलब सपोज वो हो सकता है उसका मेंसेस 19 दिन का आए तो वो भी नॉर्मल है। हो सकता है उसका मेंसेस जो है 19 और 17 में 20 जोड़ दो तो सपोज 30 और सपोज 1 हो गया, तो सपोज 17 हो गया और 13 7। सपोज उसका जो मेंसेस है 6 तारीख को या फिर 5 तारीख को आए तो हम लोग उसको नॉर्मल बोलते हैं। पर वही जो है 10 तारीख को अगला मेंसेस जो 7 दिसंबर को था तो अगला 17 दिसंबर को था। अब ये 17 दिसंबर को ना आके ये आ रहा है कितना, अक्टूबर नवंबर 10 नवंबर में आ रहा है, 10 नवंबर में आ रहा है। तो मतलब आना कितना चाहिए था बेसिकली, अगर 17 है तो अगर 17 सपोज ये 17 है और 17 दिसंबर है तो 17 दिसंबर जनवरी में आना चाहिए था। सपोज जो 19 जनवरी में आया तो भी नॉर्मल है, सपोज इतने आना चाहिए था। पर सपोज 6 जनवरी को आता भी फिर भी नॉर्मल है। पर यही अगर 2 से 20 दिन का ज़्यादा उसका गैप हो जाता है, सपोज ये 10 जनवरी को आ जाए, ये दिसंबर चला ना फरवरी, तो 10 फरवरी को आ जाए तो ये क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया। मतलब 2 से 20 दिन का गैप। मतलब अगर इसको एक बार फिर समझाऊँ, सपोज 17 दिसंबर को मेंसेस आया तो अगला मेंसेस उसका आना चाहिए क्या, 17 जनवरी को। सपोज 17 जनवरी को, तो अगर 2 से 20 दिन का डिफरेंट आ रहा है, मतलब सपोज 17 जनवरी को ना आके 19 जनवरी को आ रहा है, या फिर 17 जनवरी को ना आके वो सपोज 6 फरवरी को आ रहा है तो ये भी नॉर्मल ही है। पर यही अगर 10 से लेके 11 फरवरी में आ रहा है तो ये अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि 2 से 20 दिन का जो डिफरेंट होता है वो नॉर्मल है। पर अगर 20 से ज़्यादा का डिफरेंट हो गया वो तो गड़बड़ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि इरेगुलर साइकिल। कैसे है, उसकी रेगुलरिटी में क्या है वो है। तो इसको अब इसको बेसिकली हम लोग बोलते क्या थे, पहले क्या बोलते थे, अमेनोरिया, पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर साइकिल बोल देते थे। तो हो सकता है इसमें ब्लीडिंग हो और हो सकता है इसमें देखो, अब इसमें रेगुलरिटी में ब्लीडिंग नहीं होती इसमें, और ग्रेटर दैन 20 डे का डिफरेंट होता है। तो इसको हम लोग अमेनोरिया या फिर इरेगुलर। अब अमेनोरिया की जगह हम लोग न्यू टर्म क्या यूज़ करते हैं, इरेगुलर। अब देखो, अब दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो में मतलब क्या क्या होता है कि टाइम, सबसे पहले हम लोग टाइम लेते हैं और लॉस लेते हैं, ब्लड लॉस लेते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो मतलब उसको पहले क्या था कि अगर 3 से 5 दिन अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते थे। पर अभी ये न्यू गाइडलाइन क्या है, 4.5 टू लेके 8 को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। मतलब इतने दिन ब्लीडिंग अगर है इसके बीच में तो नॉर्मल है। अगर लेस देन 4.5 है तो इसको हम लोग पहले क्या बोल देते थे, हाइपोमेनोरिया, और ग्रेटर देन 8 है तो मेनोरेजिया। पर अब हम लोग इसको न्यू टर्म बोलते हैं कि अगर 4.5 से कम है तो न्यू वर्जन क्या है, शॉर्ट एंड ब्लीडिंग। मतलब जो ब्लीडिंग है वो कम टाइम के लिए हो रही है। और मेनोरेजिया कब बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम से हो रही है। अब ब्लड लॉस, वॉल्यूम ब्लड लॉस, तो नॉर्मली जो नॉर्मल पहले था 30 से लेके 80 ml था, 30 से लेके 80 ml। पर अब नॉर्मल हम लोग एबनॉर्मल ब्लीडिंग कब बोलते हैं, जब जो है नॉर्मल जो है यहाँ पे देखो 20 से लेके 80 दूध दिया है। अब 20 ml से कब ब्लीडिंग हो तो हाइपोमेनोरिया हम लोग बोलते थे, और 80 से ज़्यादा हो तो मेनोरेजिया बोलते थे। पर तो अगर सपोज पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे ब्लड लॉस है तो यहाँ पे लाइट ब्लीडिंग हम लोग यूज करेंगे। अब हाइपोमेनोरिया की जगह हम लोग लाइट ब्लीडिंग यूज करते हैं, और मेनोरेजिया की जगह हम लोग यूज करते हैं हैवी ब्लीडिंग। तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो हो गया, तो 80 ml से ज़्यादा हो तो हैवी ब्लीडिंग यूज करेंगे हम लोग टर्म।
तो हो पे समझ गए होगे। उसके बाद ये सब हम लोग, इसके बाद हम ये हो गया। उसके बाद लेडी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऐसा एक चार्ट होता है, इस चार्ट में हम लोग को देखते हैं। तो सपोज अगर वो पैड यूज कर रही है, तो सपोज लाइट पैड, सपोज अगर पैड में सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ही वहाँ पे ब्लड थोड़ा ही सोखा है तो उसको हम लोग 1 पॉइंट दे देंगे, ऐसा 1 महीने तक बोलते करने के लिए। और सपोज यहाँ पे अगर 5 पॉइंट देंगे तो मीडियम है, और हैवी है तो मतलब बहुत ज़्यादा सोख ले रहा है, बहुत ज़्यादा बार बार उसको पैड बदलने की जरूरत पड़ गई, पूरा गीला है, तो हैवी में 20 पॉइंट देंगे। तो ऐसे करके हम लोग लेडी को क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं और उसमें देखते हैं। तो अगर जो ये स्कोर जो होता है उसके स्कोर के बेसिस पे हम लोग लेडी को जज करते हैं, इसको मेनोरेजिया है कि हाइपोमेनोरिया है, इस बेसिस पे हम लोग इसको जज करते हैं। ये हो गया। तो अगर स्कोर जो है 200 से कम आए, 200 से कम आए तो एक बारी मुझे देख लेने दो कितना इसका स्कोर था। हाँ, तो बेसिकली इसका स्कोर अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो सही बताया था। तो अगर इसका स्कोर 200 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब हम लोग इसको पॉइंट जो हम लोग दिए थे, अगर इसका स्कोर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम लोग AUB मान लेंगे, AUB मान लेते हैं। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कॉज क्या होता है AUB का। तो बेसिकली कॉज बहुत ही आसान है, सिंपल है। हम लोग इसको अब एक क्लासिफिकेशन आ गया है कॉज के लिए। तो जो कॉज होता है, इसका कॉज देखते हैं। तो कॉज ऑफ AUB, तो क्लासिफिकेशन आ गया है। तो एक होता है इसमें स्ट्रक्चरल कॉज और एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल कॉज। तो स्ट्रक्चरल कॉज में क्या है, पाम करके PALM, पाम करके ट्रिक, और ये नॉन स्ट्रक्चरल कॉज में COEIN मतलब कॉइन। तो पाम और कॉइन, तो पाम आएगा किस में, स्ट्रक्चरल कॉज में। तो ये पाम का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पोलिप, हो सकता है उसको कोई सर्वाइकल पोलिप या फिर एंडोमेट्रियल पोलिप है, उसकी वजह से एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है वहाँ पे अगर सर्वाइकल पोलिप है तो वहाँ पे क्या होगा, वो ब्लीडिंग कॉज कर देता है, तो वो क्या कर देता है, मेनोरेजिया। पर अभी हम लोग को पता है कि हम लोग को मेनोरेजिया नहीं एच के क्या यूज़ करना है, हैवी ब्लीडिंग यूज़ करते हैं हम लोग। हैवी ब्लीडिंग ग्रेटर देन 80 ml हो रही तो हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा हम लोग दूसरा स्ट्रक्चरल कॉज क्या था, दूसरा स्ट्रक्चरल कॉज था क्या था, चलो कोई नहीं। तो दूसरा स्ट्रक्चरल क्या था, ए से क्या होता है, एडिनोमायोसिस। तो एडिनोमायोसिस का मतलब क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू हो वो मायोमेट्रियम में ग्रोथ करते हैं, उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। तो हो सकता है वो वहाँ पे भी वो AUB कॉज कर देता है। थर्ड क्या था, यल मतलब लियोमायोमा। लियोमायोमा मतलब क्या है, बेसिकली ये ट्यूमर है मायोसाइट का, मतलब मायोमेट्रियम का। तो ये बेसिकली बिनाइन ट्यूमर होता है मायोमेट्रियम का, इसी को हम लोग दूसरा नाम फाइब्रोइड बोलते हैं, इसी को ही हम लोग फाइब्रोइड बोलते हैं। तो बेसिकली अब चौथा क्या है, चौथा है यम से मैलिग्नेंसी, हो सकता है उसको मैलिग्नेंसी, ये हो गया, मतलब मैलिग्नेंसी, एंडोमेट्रियल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ये सब हो गया। चौथा अभी देखो, अभी हम लोग पाम हो गया, स्ट्रक्चरल कॉज में आ गया। तो नॉन स्ट्रक्चरल कॉज क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल कॉज में है कॉइन COEIN। तो C से क्या होता है, बेसिकली C से कोगुलोपैथी। तो कोगुलोपैथी मतलब हो सकता है उसको कोई क्लोटिंग डिसऑर्डर कोई फैक्टर उसके एब्सेंट हो, सपोज फैक्टर 8 एब्सेंट है, फैक्टर 10 एब्सेंट है, या फिर सपोज उसको प्लेटलेट्स काउंट जो है कम है, हो सकता है उसको सिस्टमिक डिसऑर्डर है, मतलब डेंगू हो सकता है उसकी वजह से प्लेटलेट उसको कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, मतलब इसमें हो। दूसरा ओ मतलब होता है ओवुलेटरी कॉजेस, तो हो सकता है उसके ओवरी में कोई दिक्कत है, उसका जो ओवरी अच्छे से काम न कर रहा हो, तो उसके ओवरी में भी हो सकता है दिक्कत हो। दूसरा हो गया CO हो गया। अब ई का मतलब होता है सपोज उसके एंडोमेट्रियल उसमें क्या है, इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियल इन्फेक्शन है, सपोज एंडोमेट्रियल की TB है, उसकी वजह से AUB कॉज हो रहा है। या फिर हो सकता है उसको एंडोमेट्रियल हो गया। अब एक होता है ई से एक, 2 ई हम लोग सपोज ई से 2 लेने का, एक तो एंडोमेट्रियल या एक तो एंडोक्राइनोलॉजी कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है उसको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, तो ये सब रीजन इसमें हो सकते हैं AUB में। तो ये हो गया। अब क्वाइन आई से हो सकता है इट्राजेनिक का मतलब क्या होता है, हो सकता है कोई ऐसा दवाई ले रही है जिससे ब्लीडिंग होती है, सपोज कोई हिपैरिन ले रही है, एंटीकोगुलेंट ले रही है, सपोज इकोस्पेरिन ले रही है, मतलब जो ये सब एंटीकोगुलेंट ड्रग होती हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग, तो इससे ब्लीडिंग हो जाती है अगर
हो जाती है। हो सकता है उसका कॉज जो है नॉट नोन, लास्ट वाला है नॉट नोन कॉज, मतलब उसको हम लोग को रीज़न ही नहीं पता, उसमें हम लोग को रीज़न ही नहीं पता। हो सकता है उसमें वेसल में कहीं ना कहीं वेसल में वेरिकोसिटी है, उसकी वजह से हो सकता है नॉट नोन कॉज में एक आध कॉज, पर ये हम लोग को मतलब नॉट नोन में हम लोग को पता नहीं रहता क्या कॉज है। तो बेसिकली हो गया। अब हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, तो सिंपल है, जो स्ट्रक्चरल कॉज है, स्ट्रक्चरल कॉज में हम लोग TVS करा देंगे, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करा के देख लेंगे पोलिप तो नहीं है, या फिर एंडोमेट्रियल पोलिप या सर्वाइकल पोलिप या तो फाइब्रोइड तो नहीं है, एडिनोमायोसिस, और एक होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी वहाँ पे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कराता है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो ग्रो करते हैं आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, तो हो सकता है ओवरी में ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग TVS करा के देख सकते हैं, वहाँ पे कोई एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या फिर फाइब्रोइड या फिर पोलिप तो नहीं है। तो अब हम लोग ने अब सपोज स्ट्रक्चरल कॉज देख लिया, अब सपोज हम लोग को कोई वहाँ पे लेसन दिख रहा है, USG में कोई लेसन दिख रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई मैलिग्नेंसी है, हाइपर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया है, तो हो सकता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी हम लोग भेज देते हैं हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी के लिए कि मैलिग्नेंसी तो नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल कॉज में हम लोग ने एक पढ़ा था मैलिग्नेंसी। तो स्ट्रक्चरल कॉज को रूल आउट करने के लिए हम लोग USG और अच्छे से देखने के लिए MRI करा सकते हैं, पर USG में ही काम चल जाता है USG, और वहाँ पे कोई लेसन दिख रहा है तो बायोप्सी लेके उसका वहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी करा सकते हैं हम लोग, कि देख सकते हैं कि मैलिग्नेंसी तो नहीं वहाँ पे। सेकंड, अगर सपोज कोई लेडी आई, हम लोग ने स्ट्रक्चरल कॉज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग लेके और स्ट्रक्चरल कॉज में इन्वेस्टिगेशन कराया और नॉर्मल आया, तो हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल कॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो हो सकता है उसमें क्लोटिंग डिसऑर्डर, तो हम लोग उसमें प्लेटलेट्स काउंट, CT BT, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, PTT पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब हम लोग वहाँ पे कराते हैं। और सपोज ओवुलेटरी कॉजेस है, तो ओवुलेटरी कॉजेस में अगर कोई लेसन या फिर ट्यूमर या फिर PCOD का होता हो तो वहाँ पे दिख जाता, तो हम लोग को वहाँ पे क्या देखना है कि ओवरी डिसफंक्शन तो नहीं है वहाँ पे, जो है वहाँ पे कुछ HPO एक्सिस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उसकी वजह से हो। देन इसके बाद क्वाइन E से क्या है, E से हो सकता है वहाँ पे एंडोमेट्रियल इन्फेक्शन है, तो वो भी हम लोग वहाँ पे रूल आउट कर सकते हैं वहाँ पे बायोप्सी लेके। अब इसको ये रूल आउट हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब जो भी अब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे उसको फीवर होगा, उसका पेट जो है फूला रहेगा, वहाँ पे जो डिस्चार्ज होंगे वो बेसिकली बैड डिस्चार्ज होंगे, मतलब उनमें जो उसकी स्मेल रहेगी ख़राब रहेगी, तो उसका सिक्रीशन का जो रहे वो हम लोग कल्चर के लिए हम लोग भेज सकते हैं। तो ये हो गया। एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग TSH हम लोग उसका करा लेते हैं, थायराइड का दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कराता है, मेनोरेजिया कराता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या कराता है, ये क्या कराता है, मतलब ये हैवी ब्लीडिंग कराता है और ये लाइट ब्लीडिंग कराता है अपना हाइपरथायरॉयडिज्म, ये अपने को ध्यान रखने का है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये हो गया। अब हम लोग ने कोई ड्रग इट्राजेनिक कॉज में हम लोग लेडी को पूछेंगे कोई इकोस्पेरिन तो नहीं खा रही है, क्योंकि अगर हार्ट की मरीज होगी तो उसमें ये एंटीकोगुलेंट की ड्रग चलती है। हो सकता है हम लोग उस लेडी को पूछते हैं कि अपना कोई आई पिल्स या फिर लो डोज OCP तो नहीं यूज किया है, क्योंकि यार क्या होता है ना, अभी आज के टाइम में क्या होता है ना कि अगर सपोज 19 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की, कोई यंग गर्ल है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं अपने पार्टनर के साथ, मतलब क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, पार्टनर के साथ उसमें सेक्स करते हैं, और डर की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए वो बार बार आई पिल्स लेते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या कराता है, ब्लीडिंग करा देता है। तो अगर आई पिल्स हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, सपोज महीने में या 2 महीने में एक आध बार ले लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल है। पर कोई क्योंकि उसमें लिखा है इमरजेंसी का टाइम लेना है, बार बार उसको थोड़ी नहीं लेते हैं। पर सपोज कोई लेडी जो है, लड़की जो है, बार बार मतलब ये दोनों में रिलेशन हो रहा है, तो डर से आई पिल्स ले रही है, तो हैवी ब्लीडिंग करा सकता है। ये हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज के जनरेशन को मतलब एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें ये हो गया। देन इसके बाद हम तो आई पिल्स नहीं ले रही है, तो ये पूछना है। देन उसके बाद नॉट क्लासिफाइड में बता दिया वेरिकोसिटी। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इमेज देखते हैं। तो इमेज में बताता हूँ थोड़ा। तो देखो इमेज में थोड़ा लेके जाता हूँ इमेज की तरफ। तो देखो जैसे यूटेराइन फाइब्रोइड है, तो यूटेराइन फाइब्रोइड मैंने बताया था, जो सबसे पहले इसमें 3 होते हैं, सब म्यूकोसल, इंट्राम्यूरल और सब सिरोसल। तो सबसे पहले हमेशा जो फाइब्रोइड होता है वो कहाँ पे ओरिजिन होता है, इसका मायोमेट्रियम में। तो ये अपना कौन सा है, ये वाला अपना फाइब्रोइड कौन सा है, ये अपना इंट्राम्यूरल है, मतलब ये मायोमेट्रियम के अंदर है। पर अगर अभी ये फाइब्रोइड क्या होता है कि
जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है इसकी वजह से ये पेरीमेट्रियम की तरफ चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सिरोसल फाइब्रोइड बोल देते हैं इसी को। देखो ये यहाँ पे यूट्रस था मायोमेट्रियम में यूट्रस था इंट्राम्यूरल, पर अगर ये कॉन्टैक्ट करता है तो ये पेरीमेट्रियम में घुस जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सिरोसल और इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल। और यही जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कभी कभी ये कहाँ पे आ जाता है, अपना यहाँ पे सब म्यूकोसल का मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू के पास में आ जाता है। तो ये हो गया, तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखने का रहता है। मतलब हमेशा ऑरिजिन यहाँ पे मायोमेट्रियम ही होती है, पर यूट्रस अगर कांटेक्ट करता है तो हो सकता है एंडोमेट्रियम की तरफ चले जाए तो उसको बोलेंगे सब म्यूकोसल, पेरीमेट्रियम के तरफ चले जाए तो उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल। अब इसमें भी ये पेडिकुलेटेड हो गया, मतलब अगर इसमें स्टॉक लगा दें तो पेडिकुलेटेड रहेगा, और स्टॉक नहीं रहेगा तो उसको हम लोग सेसाइल बोलते हैं। ये हो गया। अब हम लोग को पता है जो मेनोरेजिया कौन कराता है, बेसिकली सब म्यूकोसल फाइब्रोइड, क्योंकि यहीं पे एंडोमेट्रियल के टिश्यू है। तो देखो अगर जैसे बताऊं तो ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम की लेयर है, और ये पेरीमेट्रियल जिसको सिरोसल लेयर भी बोलते हैं, और ये एंडोमेट्रियल कैविटी है। ये जो कैविटी बन रही है, ये जो यहाँ पे कैविटी बन रही है इसको एंडोमेट्रियल कैविटी बोल रहे हैं। उसके बाद देखो ये क्या है, सर्वाइकल पोलिप है। तो यहाँ पर अगर बार बार लेडी जो है जैसे कूदेगी या फिर कहीं पर भी इसमें टॉर्जन आएगा तो वहाँ पर ब्लीडिंग होगी और पेन होगा। अब उसके बाद देखो एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। देखो एडिनोमायोसिस का मतलब क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो मायोमेट्रियम में ग्रो करते हैं। तो देखो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम में आ गए हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एडिनोमायोसिस। और एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है अदर देन यूट्रस कहीं पे चले गए, जैसे ओवरी में चले गए तो इसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया। हो सकता है नोज में चले जाए, हो सकता है पेल्विक कैविटी में चले जाए कहीं पे, तो ये हो गया। हो सकता है इंटेस्टाइन में चले जाए, तो कहीं भी जा सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब इसके बाद एक होता है लास्ट टर्म हम लोग देखते हैं, एक होता है एक और होता है डिस यूटेराइन फंक्शनल ब्लीडिंग। तो एक होता है DUB, पहले था पर अभी हम लोग उसको ज़्यादा यूज नहीं करते DUB। तो DUB मतलब क्या होता है, ये होता है हैवी नॉन साइक्लिंग ब्लीडिंग अनरिलेटेड टू स्ट्रक्चरल लेसन ऑफ यूट्रस, हैवी नॉन साइक्लिंग ब्लीडिंग अनरिलेटेड टू स्ट्रक्चरल लेसन ऑफ यूट्रस एंड इन्फेक्शन एंड सिस्टमिक डिजीज़। मतलब लेडी को ना तो कोई सिस्टमिक डिजीज़ है पेल्विक रीजन में, ना तो वहाँ पे कोई यूट्रस में एबनॉर्मलिटी है, ना तो कोई वहाँ पे यूट्रस में इन्फेक्शन है, तो और फिर भी वहाँ पे जो है नॉन साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये बेसिकली क्यों होता है, ये होता है बेसिकली एनओलेटरी साइकिल की वजह से। तो मेन कॉज क्या होता है DUB का, एनओलेटरी साइकिल। जो साइकिल है एनओलेटरी है, मतलब एनओलेटरी साइकिल बेसिकली कैसे होती है कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ल्यूटियल फेज में डिफेक्ट होता है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन कम रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ की वजह से ही ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे कि ये होता है, तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से ल्यूटियल फेज यहाँ पे डिफेक्ट होता है और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं DUB का मेन कॉज होता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग।